हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। कल हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के एमसीक्यूज किए थे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस ऑन आर्ट एंड कल्चर, टिपिकली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स। आज का सेकंड सेशन करते हैं। हमारा रिवीजन होता रहेगा, हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे। तो लेट अस बिगिन द सेकंड सेशन ऑन MCQ सेशन 2 ऑन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चंस किए। आज 21वां क्वेश्चन लेते हैं उस सीरीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पोटेंट कॉजेज ऑफ फॉर द राइज ऑफ न्यूअर सेक्ट्स इन 6th सेंचुरी BC। वैदिक उत्तर वैदिक काल के बाद का जो समय शुरू होता है, उस समय कुछ नए नए संप्रदाय उदित हुए थे। देयर वाज राइज ऑफ सम न्यूअर सेक्ट्स। तो व्हाट वर द कॉजेज? बिकॉज ऑफ दोज कॉजेज दीज सेक्ट्स केम इनटू बीइंग। वो क्या क्या कारण थे? टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इनमें से कौन कौन से थे? फर्स्ट, इंक्रीजिंग इंसिडेंसेस ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। पशु बलि आधारित धर्म बनने लगा था, पहला कारण। इस वजह से ये नए धर्म उदित हुए थे। सोशल एक्सक्लूजन ऑफ लोअर क्लासेस फ्रॉम मेन स्ट्रीम रिलीजन। उस समय का जो धर्म था, उसने जो लोअर क्लासेस थी उनको धर्म में पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया था, वो एक्सक्लूडेड ही फील करते थे और रहते भी थे। थर्ड, लार्ज स्केल मिशनरीज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय रूलिंग किंग्स एंड मोनार्क्स। उस समय के राजाओं ने बड़े स्तर पर धर्म को आगे फैलाने के लिए काम किया, इसलिए नए धर्म उदित हुए। और इक्वल स्टेटस टू वीमेन ग्रांटेड बाय दीज सेक्ट्स। और जो नए संप्रदाय थे, इन्होंने महिलाओं को बेहतर हालात दिए और इक्वल स्टेटस दिया अलॉन्ग विद मेन फॉक। तो इनमें से कौन से कारण थे जिसकी वजह से 6th सेंचुरी में नए नए संप्रदाय उदित हुए थे? तो यस, फर्स्ट इज करेक्ट। पशु बलि पर ज़्यादा यू कैन से एम्फेसिस होता जा रहा था उत्तर वैदिक काल के इंटरप्रिटेशन में कि गॉड विल यू विल गेट ब्लेस्ड बाय द यू कैन से ग्रेस ऑफ गॉड इफ़ यू सेक्रीफाइस एनिमल्स। बहुत ज़्यादा इसका धर्म में इंटीग्रेशन होने लगा था। तो एक कारण ये भी है, जबकि बुद्ध कहते थे और महावीर कहते थे अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा से कोई बात नहीं बनती। बुद्ध भी कहते थे पशु तो सुखदा हैं, अन्नदा हैं। इसलिए बुद्ध और महावीर दोनों ने ही नॉन वायलेंस को आगे बढ़ाया है, वायलेंस को मना किया है। तो एक कारण ये था कि एनिमल सेक्रीफाइसेस का बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होने लगा था। दूसरा, लोअर क्लासेस को वो दर्जा प्राप्त नहीं था जो अपर क्लासेस को था। वैश्य और वीमेन और शूद्र, इनको वो सोशल स्टेटस प्राप्त नहीं था। ये निगलेक्टेड फील करते थे उस धर्म सिस्टम में, रिलीजन सिस्टम में जो उस समय प्रिवलेंट था। तो यही लोग आकर्षित होते हैं धर्मों की तरफ। ये भी कारण था कि ये राइज होते हैं ऐसे रिलीजन्स। उस समय ऐसा कुछ नहीं है कि राजाओं ने बड़े बड़े मिशनरी एक्टिविटीज़ अंडरटेक की हो और धर्म का बाहर प्रचार किया हो, इसलिए धर्म आगे बढ़ गया। उस समय मिशनरी एक्टिविटीज़ या राजाओं का कोई रोल दिखाई नहीं पड़ता। तो थर्ड इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ रीज़न फॉर द राइज ऑफ सेक्ट्स इन 6th सेंचुरी BC। ये सही है कि महिलाओं को इन बुद्ध संघ हो या बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म में, महिलाओं को इन्होंने बेटर कंडीशंस दी हैं और देने की कोशिश की थी। तो 1, 2, 4 इज़ द आंसर। ये 3 कारण थे, और भी कारण बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये नए धर्म प्रतिपादित हुए थे या उदित हुए थे 6th सेंचुरी BC में। तो सी इज़ द आंसर। द जोग्राफिकल एरिया नोन टू ऋग वैदिक पीपुल इंक्लूडेड। ऋग वैदिक के जो लोग थे, लगभग जो 1500 से 1000 BC के आसपास रह रहे थे, तो वो कौन सा एरिया था जहाँ वो रहते थे, या ऋग्वेद में कौन से एरिया की बात वो करते हैं जो उनका एरिया है, जिसे वो सप्त सिंधव कहते हैं। सप्त सिंधव कहते हैं, सप्त सिंधु प्रदेश। तो ऋग्वेद के अनुसार सप्त सिंधव रीजन में ईस्टर्न अफगानिस्तान आता है, काबुल का क्षेत्र आता है। काबुल रिवर की बात वो करते हैं जिसे वो कुभा कहते हैं। और पंजाब की 5 नदियाँ सिंधु सरस्वती की बात करते हैं, तो ये क्षेत्र भी आता है। ओशन का मतलब ऋग्वेद में कलेक्शन ऑफ वाटर है। ओशन का मतलब समुद्र जिसे हम आज जानते हैं, ये उनके जोग्राफिकल रीच में नहीं हुआ करता था। और हिमालय की भी कोई इंडिकेशन ऋग्वेद में नहीं दिखाई पड़ती है कि हिमालयन रीजन से उनका कोई गहरा संबंध रहा हो। तो जो अर्ली वैदिक एज के पीपुल हैं, दे वर कन्फाइंड टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया
ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड पंजाब, दैट इज सप्त सिंधा रीजन, सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका जो क्षेत्र है उसे वो सब सिंधु कहते हैं, वही रहते हैं, उनका जीवन यापन एविडेंसेस वहीं मिल जाते हैं। तो पंजाब की नदियाँ, इंडस और काबुल रिवर या सरस्वती रिवर, ये 7 नदियाँ हैं जिनके क्षेत्र में ही वो विचरण करते रहते थे। हैंस तो उनका फर्स्ट एंड सेकेंड वॉज नोन टू देम, थर्ड एंड फोर्थ वॉज नॉट नोन टू देम। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स गौतम बुद्ध वॉज नेटिव ऑफ, गौतम बुद्ध किस किंगडम के नेटिव थे, उनका जो कपिल वस्तु था किस किंगडम में आता था, वह छोटा सा क्वेश्चन। ही द कपिल वस्तु फेल इन कौशल, कौशल राज्य में एक छोटी सी ये यूनिट हुआ करती थी कॉल्ड कपिल वस्तु, जिसके चीफ हुआ करते थे उनके फादर शुद्धोधन। तो इट फेल इन द महाजनपद कॉल्ड कौशल में हुआ करता था कपिल वस्तु। तो आंसर इज कौशल, कौशल राज्य। उस समय षोडश महाजनपद होते थे और बहुत सारे गण संघ होते थे। मैंने गण संघ के बारे में आपको बताया था। गण संघ वो थे जो रिपब्लिकन सिस्टम पे चलते थे, ट्राइबल सेटअप पे चलते थे, अपने संघ के राजा को, अपने चीफ को खुद इलेक्ट करते थे, जबकि महाजनपद वो थे जहाँ राजा एक किंग टाइप होता है और जो मोनार्किकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको लिए हुए हुआ करता था। तो इट वॉज कौशल, गौतम बुद्ध वॉज पार्ट ऑफ कपिल वस्तु विच वॉज पार्ट ऑफ कौशल राज्य। ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन अटेनिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर मटेरियल गेन्स, जो ऋग्वेद में धर्म प्रतिपादित किया गया, जो रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, उसके अनुसार जो प्रार्थनाएं की जाती हैं वो भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए की जाती हैं। दे वॉन्टेड टू ऑब्टेन मटेरियल गेन्स बाई प्रेइंग टू गॉड, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, द उपनिषदिक थॉट वॉज बेस्ड ऑन शनिंग ऑल मटेरियल गेन्स एंड सीक रीयूनियन विद द सुप्रीम, और उसका उल्टा जो उपनिषदिक थॉट है, रिलीजन है या विचारधारा है, वो कहती है कि जितने भौतिक अकम्पलिशमेंट हैं उनको शन कर दो, छोड़ दो, एंड ट्राई टू सीक परमात्मा के साथ सोल का संगम हो जाए। तो बोथ आर करेक्ट। ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज टिपिकल मटेरियलिस्टिक रिलीजन, जिसमें लोग जो प्रार्थना करते हैं भगवानों से, देवों से, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड्स हुआ करते हैं, उससे वो प्रजा और पशु और वेल्थ की कामना करते हैं। जब प्रजा कहते हैं तो वो दे वांटेड टू मोर एंड मोर सन्स बॉर्न टू देम सो दैट दे कैन हैव अ बिगर एंड बिगर आर्मी, सो दैट दे कैन विन ओवर द अदर ट्राइबल सेटअप्स surrounding them. तो प्रजा, पशु, they wanted to have more and more पशु with them, they wanted to have more and more cows with them so that they can become a rich man. जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसे गोमत कहते हैं। So obviously all their endeavor was to somehow gain more and more wealth. तो it was a materialistic religion so far as Rigvedic system is concerned. आगे चलकर उन्हीं वेदों का जब और इंटरप्रिटेशन होता है और वेद अपने जब चरम पे पहुँचते हैं तो वो उपनिषदिक थॉट कहलाते हैं। उपनिषद कहता है कि जो सोचते आ रहे हो, करते आ रहे हो, वो सही मीनिंग नहीं है। सही मीनिंग ये है कि यू शुड लीव एवरीथिंग एंड ट्राई टू बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय प्रेइंग टू गॉड यू शुड ट्राई टू सीक रीयूनियन विद गॉड। परम आत्मा में आत्मा का विलीन हो जाना, यही साल्वेशन होता है, सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज द अल्टीमेट उद्देश्य ऑफ व्हाट उपनिषद। तो बोथ आर करेक्ट। सी, जो वैदिक काल का अंत होता है तो उपनिषदिक थॉट डेवलप हो जाता है। वैसे भी उपनिषदों को वेदों का अंत कह देते हैं, वेदांत कह देते हैं। वेदांत का मतलब होता है वेद अपने रियल मीनिंग में आ गए हैं, वेदों का अंत नहीं हुआ है। द वैदिक थॉट हैज रीच्ड इट्स मैच्योर्ड यू कैन से मीनिंग, अपने चरम पर आ गया है, अपने सही मीनिंग पे आ गया है। पहले जो मीनिंग दिया गया वो सही समझ में नहीं आया, उसे मिस इंटरप्रेट कर लिया गया। हेंस बोथ आर करेक्ट। Jaina art in ancient times was not as rich as Buddhist art. छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं बट बड़े भारी बन जाते हैं जब एग्जाम में आते हैं। एंशियंट इंडिया में जैना आर्ट उतनी रिच दिखाई नहीं दी जितनी कि बुद्धिस्ट आर्ट दिखाई दी जाती है। एंशियंट इंडिया में बुद्धिस्ट आर्ट पे बहुत काम हुआ है, उतना जैन आर्ट पे दिखाई नहीं पड़ता। पहला स्टेटमेंट, द रियल डेवलपमेंट ऑफ जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर टुक प्लेस इन द मेडिवल एज। सेकेंड स्टेटमेंट, तो ओबियसली इन द अर्ली एज, एंशियंट एज, जैन धर्म के समर्थक तो हैं। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म बट ही बिकेम अ मॉन्क, ही वेंट टू साउथ इंडिया, नथिंग कुड बी डन। किंग खारवेल ऑफ कलिंग was also follower of Jainism. He could do something but not big enough he could do for the Jaina art. Obviously in the early medieval age, in the form of Rashtrakoot king, in the form of Solankis of Gujarat, in the form of kings of South India,
जैनिज्म रियली गॉट गुड इम्पीटस एंड देयर वाज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द आर्ट। जितनी जैन आर्ट फ्लरिश कर रही है, चाहे वो माउंट आबू के टेम्पल्स हों या वो गुजरात के पलिटाना टेम्पल्स वगैरह हो, या साउथ में मूर्ति हो बाहुबली की, ये सब मेडिवल एज, अर्ली मेडिवल एज के डेवलपमेंट हुआ करते हैं। तो जैना आर्ट में जो डेवलपमेंट मेडिवल एज में दिखाई दिया है वो एंशिएंट एज में दिखाई नहीं दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसको समझ लेंगे, याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। बोथ आर करेक्ट। Jaina art in ancient times was not as rich as Buddhist art, but Jainism contributed substantially to art and architecture in the medieval age. NCERT पेज नंबर 94, वहाँ से क्वेश्चन मैंने बनाया है। राष्ट्रकूट राजा हैं वो जैनिज्म के फॉलोवर हैं। जो एलोरा केव्स हैं उसमें जैनिज्म के एलिमेंट भी हुआ करते हैं। एलोरा आर्ट इज ऑल्सो जैना आर्ट, इट इज़ बुद्धिस्ट आर्ट, इज हिंदू आर्ट एज वेल। सिमिलरली गुजरात में पलिटाना है, माउंट आबू में टेम्पल्स बनाए हैं सोलंकी राजाओं के समय जो गुजरात के राजा हैं। ऐसे साउथ में भी लोकल राजाओं ने वहाँ पर बाहुबली की मूर्ति बनाई है। तो जैन आर्ट बहुत थोड़ी, बादामी में भी जैन आर्ट के चालुक्य ऑफ बादामी है, वहाँ भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ये सब बहुत बाद का डेवलपमेंट है। अर्ली एंशिएंट में जाएंगे तो जैन आर्ट को उतना सपोर्ट नहीं मिला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिलीफ सिस्टम्स ऑफ बुद्धिज्म एंड वैदिक रिलीजन। अब हम वैदिक थॉट और बुद्धिस्ट थॉट रिलीजन के बीच में कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनको देखना है सही है नहीं है। बोथ दैट इज बुद्धिज्म एंड वैदिक रिलीजन एक्सेप्टेड द चेंजलेसनेस ऑफ सोल। दोनों ने ये माना कि जो आत्मा है वो चेंज नहीं होती, इंटैक्ट रहती है, नष्ट नहीं होती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, दोनों ने माना। दूसरा स्टेटमेंट, बोथ सब्सक्राइब टू द सेम कंसेप्ट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ कर्मा। और जहाँ तक लॉ ऑफ कर्म की बात है, दोनों ने सेम कंसेप्ट यू कैन से हार्बर किया था या माना था। तो पहला गलत है, बिकॉज बुद्धिज्म में तो सोल एग्जिस्ट करती नहीं है, और होती है तो मटेरियल एलिमेंट्स की बनी होती है, पुद्गल की बनी होती है, और ये पहली बात तो होती नहीं है। तो बुद्धिज्म में सोल में बिलीव नहीं करते। बाद की जो डेवलपमेंट होते रहते हैं, नए नए स्कूल्स डेवलप होते रहते हैं, वहाँ उन्होंने उसको कुछ मटेरियल एलिमेंट दे दिया है, लेकिन एज पर बुद्धा देयर इज़ नो सोल, सब कुछ ट्रांजिएंट है, परमानेंट कुछ नहीं होता। तो और जबकि वैदिक रिलीजन में अल्टीमेटली कह दिया गया कि सोल इज़ यू कैन से इंडेस्ट्रक्टिबल सोल होती है और ये चेंज नहीं होती है। तो यहाँ ये दोनों एक सी बात नहीं कहते, लेकिन हाँ लॉ ऑफ कर्मा में दोनों एक से हैं कि जैसा करोगे वैसा होगा। बुद्ध ने भी कहा इफ़ यू सिन मोर यू विल बी बॉर्न मोर। जितना गलत काम करते जाओगे उतनी बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कर्मा दोनों लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ तक सोल की बात है दोनों एक से नहीं है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। अगेन स्टेटमेंट्स अबाउट डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के डिक्लाइन के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। अकाउंट्स ऑफ ऑल चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क्स अटेस्ट टू द फ्लरिशिंग स्टेट ऑफ बुद्धिज्म इन इट्स सेंटर्स। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भारत आए समय समय पर, उनमें तीन तो प्रमुख हैं ही। फाहियान जो गुप्तों के समय आया, ह्यूनसांग, और फिर एक इत्सिंग आया जो हर्षवर्धन के समय आया, फिर 672 के आसपास इत्सिंग आता है, और भी आए। तो जितने बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो हमेशा अटेस्ट बताते हैं अपने लेखों में कि बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश कर रहा है, चारों तरफ बुद्धिज्म ही बुद्धिज्म है। पहला स्टेटमेंट, द डिस्कनेक्ट ऑफ द मॉन्क्स विद द कॉमन फोक वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स डिक्लाइन। और जो मॉन्क हुआ करते थे, संघ के मेंबर हैं, उनका आम जनता से डिस्कनेक्ट हो गया है, ये भी एक कारण है बुद्धिज्म के डिक्लाइन का। तो कौन से सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज फाहियान ने बोला तो है कि बुद्धिज्म ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गुप्तों के समय बुद्धिज्म को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। बुद्धिज्म वॉज नॉट इन फ्लरिशिंग स्टेट इन द टाइम ऑफ फाहियान। ह्यूनसांग भी कहता है कि जो बुद्धिज्म के पुराने सेंटर हैं वो बिल्कुल डिवास्टेटेड हैं, उजड़े पड़े हुए हैं, वो भी बहुत बुद्धिज्म को फ्लरिशिंग नहीं बताता है। तो ये कहना कि सभी मॉन्क्स ने बोला है कि बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा है, ये सही नहीं है। ये सही है कि जो बाद के समय में मॉन्क्स जो हैं वो प्रॉपर्टी लेने लगे थे, गोल्ड लेने लगे थे, और एक लग्जूरियस लाइफ में आ गए थे। और जब लग्जूरियस लाइफ में आ गए हैं, पहले क्या था, बुद्ध ने बोला था कि भिक्षा मांग के खाना है, भिक्षु हो, यू कैन नॉट लिव अ पर्टिकुलर प्लेस एक्सेप्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बट बाद में लाइफ परमानेंट होने लगी है, लोग जो संघ हैं वो सोना चांदी भी लेने लगे थे और स्थायी जीवन जीने लगे थे। और जब ऐसा होने लगा, जब वो संघ में ही रह गए, उनकी सारी चीज़ें वहीं परिपूर्ण होने लगी, तो उनका आम जीवन से कनेक्ट
टूटता चला गया, और जब आम जीवन से वो टूटते चले गए तो बुद्धिज़्म का डिक्लाइन भी ग्रेजुअली होने लगता है। तो ये भी एक कारण है। सेकंड इज़ करेक्ट, फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट। कारण बहुत सारे हैं। एक कारण ये भी है कि संघ के लोग बहुत लग्जूरियस जीवन जीने लगे हैं, ये भी एक वजह है बुद्धिज़्म के डिक्लाइन होने की। फाहियान डिड नॉट एडमिट दैट बुद्धिज़्म वाज ऑन डिक्लाइन दो एक्चुअली इट वाज। वो कहता तो नहीं है कि डिक्लाइन है, लेकिन गुप्ता पीरियड में बुद्धिज़्म डिक्लाइन पे हुआ करता था। लग्जूरियस लाइफ लेड बाई मॉन्क्स इन द संघ लेड टू डिस्कनेक्ट विद द कॉमन पीपल। द ओल्ड सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म हैड फॉलन ऑन बैड डेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ह्यून-सांग। ह्यून-सांग के समय बुद्धिज़्म के ओल्ड सेंटर हैं वो सब बुरे हालातों में जा चुके हैं। NCERT पेज 206। होप यू आर गेटिंग अ लॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। आपका रिवीजन हुआ जा रहा है, सब्जेक्ट का रिवीजन हुआ जा रहा है। RS शर्मा आपकी चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट होती चली जा रही है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट पुट द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ पॉटरी वर्क इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंशिएंट इंडिया में कुछ पॉटरी हुई है, पॉटरी का वर्क हुआ है, तो कौन सा किस समय आया पहले से आखिर तक को एक क्रोनोलॉजी में लगाइए। ओकरे कलर पॉटरी OCP, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, रेड एंड ब्लैक पॉटरी एंड पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये कौन से पीरियड की कौन सी पॉटरी है? सबसे पहले कौन सी थी? सबसे पहले रेड एंड ब्लैक वेयर होता है, जो हड़प्पा पीरियड या लेट हड़प्पा पीरियड की पॉटरी मानी जाती है। रेड रंग की पॉटरी बनाई जाती है, उस पर ब्लैक से डिज़ाइन बना दी जाती हैं। रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी उसे कहते हैं, और ब्लैक एंड रेड भी कह देते हैं। ब्लैक से बनाया, रेड स्लिप उस पर लगा दी है, तो ये सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद फिर जो ऋग्वैदिक पीरियड की पॉटरी है उसे OCP कहते हैं, गेरुआ। ओकरे माने गेरुआ। उसको उठाते थे तो हाथों में लाल लाल रंग लग जाता था, तो इसे OCP, ये ऋग्वैदिक समय की पॉटरी मानी जाती है। लगभग 1300 BC के आसपास ये पॉटरी हुआ करती है, ओकरे कलर्ड पॉटरी। फिर मौर्य पीरियड में या बुद्ध पीरियड से लेकर मौर्य पीरियड तक ये कहलाती है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और उससे पहले जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें होते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। अर्दन पॉटरी होती है, ग्रे पेंटेड होती है, जो आम जीवन में काम आती थी, पेंटेड ग्रे वेयर। तो रेड एंड ब्लैक हड़प्पा पीरियड की, लेट हड़प्पन पीरियड की है। OCP जो है ये ऋग्वैदिक पीरियड की पॉटरी हो जाती है। पेंटेड ग्रे वेयर ये लेटर वैदिक पीरियड की पॉटरी है, लगभग 1500 से 1000 BC के आसपास मिल जाएगी। और मौर्य पीरियड में आ जाएगी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ब्लैक रंग के बहुत फाइन फैब्रिक के, बहुत पतली पतली सिरेमिक के डिशेस बनाई जाती हैं, जो बहुत महंगी हुआ करती थी और अर्बनिज्म में मिले, अर्बन सिस्टम में मिलेंगी हमेशा। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जहाँ भी हुआ करेगा वो अर्बन सेंटर्स होते थे, क्योंकि वो महंगी होती थी, और जो अर्बन सेंटर्स होते थे, रिच लोग होते थे, वही उसे अफोर्ड कर पाते थे। बहुत महीन सिरेमिक की बनती थी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उस पर चमकती हुई होती थी। तो ये फोर्थ हो जाएगी। तो फर्स्ट इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन, 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 ए इज द आंसर। और जहां नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होगा वहां पर दो चीजें जोड़ लेंगे। NBPW फेज जब भी लिखा मिले आपको तो इसके साथ दो चीजें जोड़ लीजिए। NBPW का मतलब है अर्बनिज्म एंड यूज ऑफ आयरन ऑन ए लार्ज स्केल। मतलब इस पॉटरी के साथ आपको आयरन का इस्तेमाल मिलेगा बड़े स्तर पर, और ये अर्बन सेंटर्स में मिलेंगी। तो NBPW पॉटरी अलॉन्ग विद आयरन एंड व्हाट अर्बनिज्म, ये तीनों साथ एग्जिस्ट किया करते थे। एक स्टेटमेंट है, मेंस लाइफ इज सब्जेक्ट टू प्री डिटरमिन्ड कोर्स ऑफ इवेंट्स। द अबव स्टेटमेंट रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोडॉक्स सेट्स ऑफ एंशिएंट पीरियड। ये स्टेटमेंट किस विचारधारा को दर्शाता है कि जो आदमी का जीवन है ये पहले से तय है, सब कुछ नियति द्वारा तय हो चुका है। सो चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म या आजीवक। आजीवक संप्रदाय हुआ करता था 6th सेंचुरी BC में। बहुत सारे संप्रदाय उदित हुए थे। मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया था, बहुत विचारधाराएं उदित हुई थी, उसमें दो चल पाई थी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसमें जो आजीवक संप्रदाय था ये कहता था एवरीथिंग इज डेस्टिनी, सब कुछ पहले से तय है। नियतिवाद, नियतिवाद, योर एक्शंस इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट चेंज एनीथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, सब कुछ पहले से तय है। आपके एक्शन से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो नियति में होना है वो होना है।
किस्से कहानी के तौर पर बता देते हैं कि बिंदुसार को बताया था एक आजीवक मॉन्क ने कि आपके एक बेटे को इस देश का महान राजा बनना ही बनना है, और अशोक ग्रेट किंग बना ही बना। तो आजीवक संप्रदाय कहता था वॉट एवर यू डू नथिंग इज गोइंग टू चेंज, जो होना है वो होना है। तो आजीवक संप्रदाय बिलीव्ड इन प्री डेस्टिनी, और सब कुछ नियतिवाद कह देते हैं। चारवाक कहता था इट वॉज अ मटेरियलिस्ट रिलीजन, you should indulge in the luxuries of this life, whatever is available you should indulge into। इस दुनिया में जो भी है उसका भोग होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सब मिला है, यहीं सब रह जाना है, कुछ भी आगे जाना नहीं है। They did not believe in the life after death, लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करते हैं। और बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों कहते हैं दुनिया की चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है, रिनंसिएशन ज़रूरी है। तो दिस इज आजीवक संप्रदाय। ये उस समय के 4 बड़े संप्रदाय होते थे जब उत्तर वैदिक काल के समय पशु बलियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तब नए नए विचार डेवलप हो रहे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्ध। बुद्ध के जीवन में 4 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, उनमें से उन चारों में से इनमें से कौन सा नहीं है। उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, ही बिकेम बुद्धा, यस ये सही है, उनका इम्पॉर्टेंट इवेंट है। उनकी डेथ होती है, महापरिनिर्वाण उनके जीवन का इम्पॉर्टेंट इवेंट है। उन्होंने पहला सरमन दिया है, धर्मचक्र प्रवर्तन, ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है। लेकिन वास का मतलब होता है रेनी सीजन एबोर्ड। रेनी सीजन में जब मॉन्क्स 3 महीने के लिए कहीं रुक जाते थे उसे वास कहते थे, वो इम्पॉर्टेंट इवेंट नहीं है, वो तो हर साल होता था। बुद्ध के जीवन में उनकी बर्थ, उनका घर छोड़ना, उनका बुद्ध बनना और उनकी डेथ, ये 4 इंपॉर्टेंट इवेंट कहलाते हैं। वास वॉज जब वर्षा के समय बुद्ध ने बोला था कि आप रुक सकते हैं वरना तो आपको चलते रहना है, तो उस वर्षा ऋतु के समय जो रुक जाते थे मॉन्क्स, कहीं वास करते थे, रहने लगते थे, उसे वास कहते थे। दिस इज दिस थिंग। वास में ही बुद्ध बहुत सारे प्रवचन दिया करते थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म द टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ सिग्निफाइज। बुद्धिज्म के अनुसार जो धर्म चक्र प्रवर्तन है उसका मतलब क्या है? कमेंसिंग ऑफ द बुद्धाज जर्नी और प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन आउटसाइड इंडिया। बुद्ध की प्रोपेगेशन की जर्नी का शुरू होना भारत के बाहर, ये इसका मतलब है, या बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इसका मतलब है, या बुद्धा का रिनंसिएशन इसका मतलब है, या इशू ऑफ बुद्धिस्ट एडिक्ट्स, या अशोक ने जो बुद्धिज्म पे एडिक्ट जारी किए हैं ये उसका मतलब है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बता देंगे इट इज़ बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म। जब बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया है, उन्होंने सारनाथ में अपना पहला सरमन दिया है, प्रथम उपदेश दिया है, उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा हिमसेल्फ कुड नॉट गो आउटसाइड इंडिया, ही कुड गो एज फार एज मथुरा। मथुरा गए थे, उससे आगे वो नहीं गए हैं। तो भारत के बाहर तो प्रचार बाद में हुआ है, अशोक ने करवाया, कनिष्क ने कराया, लेकिन नॉट बुद्धा हिमसेल्फ। तो बी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स क्लियरली मार्क्स द बर्थ एंड नेटिविटी ऑफ बुद्धा। इनमें से कौन सा आर्ट वर्क है जो बुद्ध की नेटिविटी या उनकी पैदाइश के बारे में है? र्युमनी देव पिलर इंस्क्रिप्शन, मास्की अभिलेख, सारनाथ पिलर या रामपुरवा पिलर। ये सब अशोक के समय बने हैं, अशोक के समय ये आर्ट वर्क बना हुआ है। इनमें से कौन सा है जिस पे बुद्ध की नेटिविटी या बुद्ध कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ उनकी पैदाइश हुई है? तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की है। अशोक अपने लेखों में लिखता है, नो मोर विल आई गो ऑन वॉट हंटिंग एक्सपेडिशंस। पहले मैं आखेट पे जाता था, जानवरों के शिकार पे जाता था, अब मैं जानवरों के शिकार पे नहीं जाऊंगा। आई विल गो ऑन वॉट पायस टूर्स, अब मैं धर्म यात्राएं करूंगा, तीर्थ यात्राएं करूंगा। ऐसी एक तीर्थ यात्रा करता है वो लुम्बिनी की। जब लुम्बिनी पहुंचता है, ऐसे उपलक्ष्य में उसने एक वहाँ पर इंस्क्रिप्शन जारी करवाया है। नेपाल में इसे र्युमनी देई कह देते हैं, और लुम्बिनी ओल्ड नेम लुम्बिनी, मॉडर्न नेम र्युमिन देई। र्युमिन देई पिलर इंस्क्रिप्शन होता है, लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पे अशोक कहता है, द प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्य मुनि, हियर वॉज बॉर्न शाक्य मुनि। यहाँ पर यहीं पर अशोक ने बुद्ध को बोला है शाक्य मुनि। ये ज़मीन, ये जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि पैदा हुए थे, और क्योंकि ये जगह इंपॉर्टेंट है, शाक्य मुनि की पैदाइश की जगह है, मैं यहाँ के लोगों को टैक्स में राहत देता हूँ। यहाँ के लोग प्रोड्यूस का 1/8 दे सकते हैं, वैसे तो मैं 1/4 से 1/6 चार्ज करता हूँ। तो यहाँ के लोगों को उसने टैक्स में राहत भी दी है। बुद्ध को शाक्य मुनि कहता है, यहीं से पता लगता है बुद्ध बिलोंग टू द स्टॉक ऑफ शाक्य ट्राइब।
कपिलवस्तु के शाक्यों को बिलोंग करते थे और बुद्ध यहाँ पैदा हुए हैं, ये भी अशोक अपने पिलर में लिखवाता है। मास की एडिक्ट में अशोक का रियल नाम मिला है, सारनाथ पिलर है और रामपुर। सारनाथ पिलर का जो कैपिटल है वो हमारे भारत सरकार का सिंबल बन जाता है। तो ये अशोक के समय के पिलर्स रेज किए गए हैं। मौर्यन सिस्टम में हम देखेंगे। इन द धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा द बुद्धा इज शोन, जो बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है उसमें बुद्ध को दिखाया गया है। होल्डिंग अ व्हील ऑफ लॉ इन हिज हैंड्स, उनके हाथ में धर्म चक्र जैसी कोई चीज़ है या हाथ इस तरीके से है कि जैसे धर्म चक्र पकड़े हुए हैं, या सिटिंग इन पद्मासन ऑन अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म शोइंग व्हील्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सरफेस, वो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और यहाँ पर व्हील्स दिखाए गए हैं और बुद्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं। क्या ये है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? या रेजिंग हिज हैंड्स टू हिज चेस्ट विद बोथ द पाम्स शोइंग ट्विस्टिंग समथिंग, या ये है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? या रेजिंग राइट हैंड विद ओपन पाम, या ये है? मैं आपको बता चुका हूँ जिन्होंने शुरू के लेक्चर्स अटेंड किए हैं, इट वॉज दिस थिंग। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। जब वो प्रथम उपदेश दे रहे हैं तो उस इवेंट को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और मुद्रा ये है कि ये दोनों फिंगर, पहली फिंगर और थंब को मिला लेते हैं और इसको इस तरीके से शो करते हैं। लेफ्ट पाम जो होती है ये छाती की तरफ होती है और जो राइट पाम होती है ये बाहर की तरफ होती है। उंगलियां स्ट्रेट होती हैं, 3 उंगलियां, ये तीनों उंगलियां दर्शाती हैं बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्धम धम्मम, बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संघम शरणम गच्छामि। इस तरीके से ये कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। दिस इज धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। यही था उनका प्रथम उपदेश। Consider the following statements about Buddhism. The monks were part of non-food producing sections of the society. जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते हैं, पहला स्टेटमेंट। द ले फॉलोवर्स, जिनको उपासक कहते हैं, द ले फॉलोवर्स वर नॉट अलाउड टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सोसाइटल कोड्स एंड ड्यूटीज़। और जो संघ के मेंबर नहीं है लेकिन बुद्धिज्म फॉलो कर सकते हैं, उनको भी बोला जाता था कि आपके जो सामाजिक कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, उन्हें छोड़ते जाएंगे। इनमें कौन सा सही है? पहला तो सही है कि भिक्षु जीवन का मतलब है कि भिक्षा मांग के आपको खाना है और कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी है, धर्म का प्रचार करना है। लेकिन जो उपासक हैं उनको बुद्ध ने नहीं बोला कि आप अपने सामाजिक कर्तव्यों को छोड़ दो। आप उपासक धर्म फॉलो कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो सोसाइटल आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो सामाजिक कर्तव्य हैं, घर गृहस्थी के कर्तव्य हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी है। तो ये कभी बुद्धिज्म में ये नहीं कहा गया कि जो उपासक हैं वो सब कुछ छोड़ दें और अपने आप को सोसाइटी के नॉर्म्स या कल्चर या सिस्टम में उनसे अपने आप को हटा लें, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। तो सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, फर्स्ट इज़ करेक्ट। Monks were not allowed to involve themselves in any economic activity and were to live on alms collected, but no escape was provided to lay followers who were taught to come to terms with the existing society. समाज में जो ड्यूटीज़ हैं आपकी वो आपको पूरी करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं। Both took real shape in similar socio-economic conditions. Both took real shape in the similar socio-economic conditions. दोनों ही तब उदित हुए थे जब socio-economic conditions एक सी होती थी, पहला स्टेटमेंट। Under the royal patronage, both could influence the people significantly inside and outside India. राजाओं की मदद से दोनों धर्मों ने भारत के लोगों को प्रभाव डाला, उनको इन्फ्लुएंस किया, भारत में भी और भारत के बाहर भी। तो पहला तो सही है कि बुद्धिज्म जैनिज्म 6 सेंचुरी बीसी के आसपास एक से हालातों में उदित हुए थे, आसपास ही उदित हुए हैं, पहला तो सही है। लेकिन रॉयल पैटर्नेज बड़े स्तर पे मिली है बुद्धिज्म को और जैनिज्म को भी मिली है, लेकिन बुद्धिज्म भारत बाहर गया अशोक और कनिष्क की मदद से। बुद्धिज्म की प्रोपेगेशन भारत के बाहर हुई, लेकिन ऐसा कोई इवेंट हमको किसी जैन राजा के थ्रू, किसी ऐसे राजा का नहीं दिखाई पड़ता जिसने जैनिज्म को बाहर भेजने की कोशिश की हो। तो रॉयल पैटर्नेज जैनिज्म को मिली है, लेकिन आउटसाइड इंडिया प्रोपेगेशन हुआ है राजाओं की मदद से, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए सेकंड गलत हो जाता है। इस सेंटेंस को जल्दी से पढ़ेंगे तो आप सिली मिस्टेक कर देंगे। तो रिमेंबर,
even though good number of kings became follower of Jainism, but like Ashok and Kanishk, none of them could undertake any endeavor to send Jainism outside India. ऐसे हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं, इसलिए सेकंड करेक्ट नहीं है, पहला करेक्ट है. So these were few questions again on ancient India. So hope you enjoyed these questions और आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा भी हुआ होगा. So please like, subscribe and share this video with your friends so that they can get benefited. Thanks a lot for watching this video. Thank you.